गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 में हम आज आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का पाठ है 14 नंबर ऊर्जा के स्रोत। इसका अभ्यास करते हैं। इस पहले पेज पर ख़ास करके आप लोगों को पढ़ना है। कुछ खास तो दिया नहीं गया है, थोड़ी सी साधारण बातें दी गई हैं, आप लोग पढ़ के रखिए। हमारा आज का पहला सवाल है, योग्य उदाहरण देकर ऊर्जा के 3 स्वरूप, कितने स्वरूप, तो 3 स्वरूप बताइए जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए ऊर्जा के हम विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। पहला स्वरूप है रेलगाड़ियाँ, जिसको चलाने में हम डीजल का उपयोग करते हैं। दूसरा स्वरूप है सड़कों पर लैंप को दीप्तिमान बनाने में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और तीसरा है साइकिल, साइकिल से कहीं पर भी जाने के लिए पेशियों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो हमें 3 प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में कार्य के लिए उपयोगी स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है रेलगाड़ियाँ, दूसरा सड़कों पर लैंप जिसमें विद्युत का उपयोग, तीसरा साइकिल जो है जिसमें पेशियों की ऊर्जा का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, हमारे लिए ईंधन का चयन करते समय कौन से प्रश्नों के उत्तर को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें ये 3 प्रश्नों के उत्तर को ध्यान में रखना है। पहला है कि जो भी हम ईंधन लेते हैं, ईंधन का चयन करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि उसमें कितनी ऊष्मा मुक्त होती है। यह भी देखना पड़ता है कि क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है। और तीसरा है, यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ईंधन का चयन करते समय। आगे चलते हैं। ऊर्जा का स्रोत, उत्तम ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, यहाँ पर दिया गए हैं, 4 बिंदु दिए गए हैं कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण यानी उसका स्टोरेज, परिवहन में आसान हो, और कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी होना चाहिए। तो उत्तम ऊर्जा उसी को कहेंगे जिसमें ये 4 लक्षण पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। जीवाश्मी ईंधन के बारे में देखते हैं। हमारा सवाल है जीवाश्मी ईंधन। सवाल यहाँ पर था, ये रहा। चौथा सवाल है, जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, समझाइए। तो जीवाश्मी ईंधन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन तथा बहते जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। इसमें से देखा जाए तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया और बढ़ते हुए उद्योगों ने समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी है। इसके कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग में भी आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्मी ईंधन जैसे कि कोयला तथा पेट्रोलियम से की जाती थी। ये 2 जीवाश्मी ईंधन हैं। मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकियों में भी विकास किए गए, परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं और अतः केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, अतः इन्हें संरक्षित करने की भी आवश्यकता है। इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को टालने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई है। यहाँ तक हमें लिखना है, आगे नहीं लिखना है। हमारा सवाल था जीवाश्मी ईंधन के बारे में। आगे चलते हैं। जीवाश्मी ईंधन से होने वाली हानियाँ, किस प्रकार से हानियाँ होती हैं।
तो देखते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में हमने देखा था। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के ग्रीन हाउस प्रभाव को भी याद कीजिए। ये रहा जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ। आगे का सवाल है, छठा सवाल, जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखते हैं हानियाँ कैसे दूर कर सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैस तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों द्वारा घटाया जा सकता है। और जीवाश्म ईंधन का गैस स्टोव यानी चूल्हे तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो ये रहा जीवाश्म ईंधन को से होने वाली हानियाँ कैसे दूर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 6 सवाल के बाद हमारा आगे का सवाल है 7वां, ताप विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र, 2 प्रकार के हमें संयंत्रों का अभ्यास करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है ताप विद्युत संयंत्र के बारे में देखते हैं। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती हैं। समान दूरियां तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आगे चलते हैं। हमारा आखिरी सवाल है, ये आज का आखिरी सवाल है 8 नंबर का, जल विद्युत संयंत्र के बारे में। तो ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। चूँकि ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबद्ध किया गया है। पिछली शताब्दी में सारे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के 1/4 भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा ही होती है। तो जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। ये चित्र आप लोगों को बनाना है, याद रखिए चित्रों को बनाना है। तो बांध, इन जलाशयों में जल संचित होता है जिसके फलस्वरूप भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है और बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। चूँकि हर बार जब भी वर्षा होती है जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसीलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अतः हमें जीवाश्म ईंधन की भांति जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाने वाले जाएंगे, जल विद्युत स्रोतों के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती। यहाँ तक ये प्रश्न लिखेंगे, आगे का आप लोग पढ़ के रखिए थोड़ा सा। तो
ये जो हमारे पास हैं इसमें कुछ समस्याएं हैं। जल विद्युत संयंत्रों, बड़े बड़े बांधों के निर्माण के कारण कुछ समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं यहाँ पे दी गई, आप लोग पढ़ें। अच्छा सा सवाल है, मैं सवाल इसका लिखा नहीं है, आप लोग बना सकते हैं ये सवाल। इसके बाद हम लोग ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की बात अगले वीडियो में करेंगे। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, जिसमें जैव मात्रा का अभ्यास करने वाले हैं। उसके बाद हैं जैव मात्रा का अभ्यास, उसके बाद पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। पवन ऊर्जा के बाद हैं, बस इतना ही है पाठ में। सौर ऊर्जा है थोड़ा सा, आप लोग पढ़ के रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।